श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। संस्कृत को चाहने वाले, संस्कृत व्याकरण को चाहने वाले, संस्कृत व्याकरण को समझने की इच्छा वाले सभी जिज्ञासुओं को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हम संस्कृत व्याकरण समझाने जा रहे हैं। संस्कृत व्याकरण के अध्ययन के क्रम में आज हम पढ़ेंगे विभक्ति। विभक्ति कोई छोटा सा टॉपिक नहीं है, ग्रेड लेवल में तो विभक्ति अलग से एक टॉपिक है। तो विभक्ति के अंदर जितनी छोटी छोटी बातें हैं वो बातें आज हम पढ़ने जा रहे हैं। शब्द रूप में जो विभक्तियां होती हैं उन्हीं विभक्तियों की यहाँ पर बात की जा रही हैं। तो विभक्तियों के अंदर जो जो बातें हैं वो सारी बातें हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। उससे पहले हम बता दें कि विभक्ति का अर्थ होता है विभाजन। सामान्यतया एक शब्द को विभक्ति 3 विभाजन में बांट देती है। कैसे 3 विभाजन में बांटती है, उससे पहले हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि हमारे चैनल पर संस्कृत व्याकरण के जितने भी टॉपिक बनते हैं जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वर्णमाला, उच्चारण स्थान, प्रयत्न, संधि, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, समास, कारक, प्रत्यय, वाच्य, पुरुष, वचन, लिंग, विभक्ति, विशेषण, विशेष्य, उपसर्ग, अभी अपन विभक्ति पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सारे के सारे टॉपिक है जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको आप अच्छे ढंग से देख सकते हैं। यहाँ थोड़े मैं आपको बता देता हूं कि ये जो व्याकरण का प्रथम भाग है, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग है, संस्कृत व्याकरण को सारे कैसे पढ़ना आपको वो तरीका बता देता हूं। जो दूसरा भाग है ना, शब्द रूप, धातु रूप, इस शब्द रूप, धातु रूप के आधार पर समास, कारक, प्रत्यय, वाच्य ये पढ़ सकते हैं, वरना आपको संस्कृत का समास है, कारक है, प्रत्यय है, वाच्य ये आपको समझ में नहीं आएंगे। ये आपके पारिभाषिक है, पुरुष, वचन, लिंग, विभक्ति, विशेषण, विशेष्य, उपसर्ग, ये आपको हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में तुलनात्मक अध्ययन करके आपको पढ़ना होगा। हमारे चैनल पर ये सारे दिए हुए हैं, अच्छे से समझाए हुए हैं, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये जो आपके अशुद्धि संशोधन अनुवाद है, कथा लेखन, पत्र लेखन अनुवाद, गद्यांश, पद्यांश, पाठ्य पुस्तक संस्कृत की, चाहे कुछ भी पढ़ेंगे आप रचनात्मक कार्य में, शब्द रूप, धातु रूप के बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक बार दुखी होकर के शब्द रूप, धातु रूप पक्का याद कर ले, तब जाकर के आपको सारा टॉपिक समझ में आएगा। और यहाँ बात करें तो वर्णमाला, संस्कृत की वर्णमाला, माय सुसूत्र, आयुण, रेल, रिके होंगे हो, चाहे हाइब्रिड लर्निंग, यमंगण, जबया, धड़क, जब गड़ता, कब चढ़ता, चढ़ता, कपियास, सरल, तो वो वाली वर्णमाला, उच्चारण स्थान, प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, संधि और अव्यय, ये टॉपिक अपने आप में स्वतंत्र है। वर्णमाला पढ़ लो, छोड़ दो। उच्चारण स्थान वर्णमाला के आधार पर पढ़ोगे, प्रयत्न वर्णमाला है तो प्रयत्न पढ़ोगे, वर्णमाला है तो संधि पढ़ोगे। ये वर्णमाला के आधार पर ये सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हो, लेकिन इनका इनसे कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन शब्दरूप, धातुरूप का इनका इनसे कनेक्शन है। शब्दरूप, धातुरूप याद होगा तो ये आपको चीज याद होगी। अब आप बात करते हैं कि आपके जो उपसर्ग है, ये उपसर्ग आपको संधि पढ़ी हुई है तो उपसर्ग काम आएंगे। संधि, उपसर्ग सारे टॉपिक हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आपको कैसे देखना है वो हम बताते हैं। ये विभक्ति एक छोटा सा टॉपिक है, अभी आपको समझा देंगे। एक बात तो मैंने आपको समझा दी कि विभक्ति का मतलब विभाजन होता है, बांटना। किसी शब्द को 3 भागों में बांट देती है एक ही विभक्ति। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने हमारे चैनल पर क्या है और उसको आप कैसे पढ़ सकते हो, कहां पर ढूंढ करके पढ़ सकते हो। देखिए, ये आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, सबसे पहला उसको लाइक कर दें और उसके बाद में ये सब्सक्राइब बटन है, आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहे हैं, आप सब्सक्राइब करोगे तो हमेशा के लिए आपके मोबाइल में ये हमारा चैनल रहेगा। इसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगते हैं और नहीं आपके मोबाइल में कोई भार होगा, हमें कुछ फायदा जरूर होगा, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब बटन को दबा दें। उसके पास में जो ये हमारे चैनल का नाम लिखा है उसको क्लिक करना है। रुको, अभी नहीं करना, हम प्रक्रिया बता देते हैं, उसके बाद में क्लिक करना है। इस चैनल को क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। आप जो वीडियो देख रहे हो वो बॉटम में चला जाएगा, सबसे नीचे, और ऊपर हमारे चैनल का नाम और फोटो आ जाएगा। उसके बाद में होम लिखा हुआ है, वीडियो लिखा हुआ है, प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, चैनल लिखा हुआ है। तो आपको प्लेलिस्ट क्लिक करना है। प्लेलिस्ट क्लिक करेंगे तो ये आपके ये खुल जाएगा। इसके अंदर होम लिखा है, प्लेलिस्ट लिखा है, चैनल लिखा हुआ है, अबाउट लिखा हुआ है। तो आप यहाँ प्लेलिस्ट के नीचे अंडरलाइन की हुई, यहाँ कुछ नहीं दबाना, प्लेलिस्ट देखोगे आप। कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं इसकी संस्कृत की पुस्तकों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें से ये आपको ऐसे नहीं दिखेगी, कोई 10वीं की पहले आ जाएगी, 7वीं की पहले, 8वीं की पहले। यहाँ पर कुल 11 प्लेलिस्ट बनी हुई है। 6ठी से 10वीं तक किताबें, 6ठी से 10वीं तक व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, कुल मिला के 5 और 5 10 हो गई। एक रीट संस्कृत की बनी हुई है जिसमें सारा कोर्स है।
तो आपको जिस क्लास का मतलब पार्ट निकालने हैं, जैसे 8वीं का निकालना, तो 8वीं क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पर 8वीं के संस्कृत के अंदर जितने पार्ट हैं सारे के सारे पार्ट आपके सामने आ जाएंगे। उसमें से जो पार्ट आपको पढ़ना है उसको क्लिक करोगे, वो पार्ट आपके खुल जाएगा, वीडियो खुल जाएगा, आप पढ़ना शुरू कर दोगे। और जैसे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की व्याकरण पढ़नी है, तो 7वीं की व्याकरण पढ़िए, 7वीं की व्याकरण क्लिक करोगे तो व्याकरण के सारे पार्ट खुल जाएंगे। जो पार्ट आपको पढ़ना है उस पार्ट को आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे। आपके जो व्याकरण की किताबें बनी हुई ना, वो आपके पार्ट नहीं है, जो गवर्नमेंट के द्वारा सिलेबस जारी किया गया वो आपका पाठ्यक्रम है। तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर दिए हुए हैं। शब्द रूप के 5 वीडियो, धातु रूप के 5 है, प्रत्यय के 5 वीडियो, 4 वीडियो है, 3 वीडियो है, जितने भी है, कारक के 5 वीडियो है, तो वो सारे अलग अलग बने हुए हैं। तो उसको आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और रीट संस्कृत के लिए सारा सिलेबस वहां पर दिया हुआ है उस प्लेलिस्ट में। उसको आप राजस्थान के अंदर जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन है, उसके लिए विधि और व्याकरण पूरा का पूरा दिया हुआ है। चलते हैं विभक्ति की ओर। हाँ, तो अर्थात विभक्ति एक कारक को 3 भागों में वचन होने के कारण बांटती है। कोई भी कारक होता है ना, उस कारक को एक विभक्ति 3 भागों में बांटती है, क्योंकि वचन 3 होते हैं इसीलिए 3 भागों में बांटती है। बाकी वचन मतलब कारक होता है ना, उस कारक में ही विभक्ति होती है। विभक्तियों की संख्या 7 है। विभक्तियों की संख्या 7 है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है ना। विभक्ति है कति संति, विभक्ति है सप्त संति। ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया। अब विभक्तियां 2 प्रकार की होती है। 7 होती है लेकिन कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। विभक्ति है कतिधा, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, आप क्या लोगोगे? विभक्ति है द्विधा, कतिधा, द्विधा। और इसका ऊपर वाले का उत्तर क्या है? पंचधा। पंचधा मतलब 5 प्रकार की विभक्ति है। कतिधा मतलब पंचधा, कति संति, पंचधा या नहीं लिखना है, पंच। विभक्ति है कति सप्त, सॉरी सप्त। विभक्ति है कति सप्त, विभक्ति है 7 है। विभक्ति है कति धा, द्विधा। विभक्ति है कितने प्रकार की, धा का मतलब प्रकार होता है, द्विधा। आया समझ में आपको? विभक्ति है कति संति, सप्त संति, 7 है। विभक्ति है कति है मतलब 7 है। विभक्ति है कति धा, विभक्ति है कितने प्रकार की है? द्विधा, 2 प्रकार की है, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। अब देखते हैं हिंदी में विभक्तियों को परसर्ग कहते हैं। हिंदी में विभक्तियों को क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। ये परसर्ग क्या होते हैं? ने, को, से, के लिए, से, काके की, में, पेपर, ये क्या है? परसर्ग। इसको हिंदी में परसर्ग कहते हैं। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। आप कहते हो 7 ही होती है, 8वां क्यों पढ़ाते हो शब्द रूप में? हे राम, हे रामो, हे रामा क्या है? उसमें प्रथमा विभक्ति है, संबोधन में प्रथमा होती है। अब तीसरी बात है सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। यह बात भी आपको याद होगी, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। अब कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति में अंतर करते हैं। कारक के विशेष सूत्रों और नियमों के कारण जो विभक्तियां लगाई जाती है उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। ठीक है ना। कारक प्रकरण पढ़ोगे ना आप हमारे चैनल पे, तब आपको समझ में आएगी कि कारक विभक्तियां क्या होती हैं। उपपद विभक्ति सामान्यतया शब्द रूप के अनुसार विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है ना, वो होती है उपपद विभक्ति। उन्हें उपपद विभक्ति कहते हैं कारक के अनुसार। ये प्रायः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में दिखाई देती है। ये 9वीं की संस्कृत किताब में लिखा हुआ है। अब देखिए, जहां कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों एक साथ आ जाए ना, तो कारक विभक्ति का ही प्रयोग होता है। कारक विभक्ति बलवती है। कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों आ जाए ना, तो कारक विभक्ति मतलब पावरफुल है, इसलिए तो कारक पढ़े जाते हैं। उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलयसे, उपपद विभक्ति के आने पर कारक विभक्ति बलशाली होती है। अब थोड़ा और ज्ञान करते हैं। कारक विभक्ति और परसर्ग। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, उसमें ने लगता है। कर्ता प्रथमा ने, कर्म द्वितीया को, करण तृतीया से, संप्रदान चतुर्थी के लिए, अपादान पंचमी से, षष्ठी काके की, अधिकरण सप्तमी में, पेपर, प्रथमा हे अरे ओ। प्रथमा दोबारा आ रहा है, लेकिन यह संबंध और संबोधन कारक नहीं होते हैं संस्कृत में, हिंदी में होते हैं, इसलिए लिख करके काटा है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पेपर। संस्कृत में बात खत्म। खत्म नहीं,
षष्ठी काके की और प्रथमा हे अरे ओ। संबोधन नहीं बोलना है, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक आया समझ में? ये चीज आप याद कर लें और ये याद कर लें कि विभक्तियां कितनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, और कारक विभक्ति क्या होती है, उपपद विभक्ति क्या होती है। जहां कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों आ जाती हैं वहां किसका प्रयोग होता है। और ये पर सरग हिंदी वाले याद होने चाहिए, क्योंकि अपन अकॉर्डिंग टू हिंदी पढ़ते हैं। और यहां जो ये बात लिखी है ना, इसको ध्यान से देखें। किसी भी शब्द में पहले कारक आता है, फिर उस विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए कारक विभक्ति बलवती होती है। किसी भी शब्द में पहले कारक आएगा, फिर उसमें शब्द रूप वाली विभक्ति का प्रयोग होगा। कक्षा 6 से 10वीं संस्कृत पाठ्य पुस्तक के सभी पाठ एवं व्याकरण और 8वीं 10वीं बोर्ड पैटर्न के अनुसार हमारे चैनल पर संपूर्ण पाठ्यक्रम उपलब्ध है। रीड संस्कृत 30 प्रश्न व्याकरण, अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के अध्ययन करें। इन्हीं शब्दों के साथ ये आज के वीडियो की वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो के लिए तैयार रहें, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भगवान आपका भला करे। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। 6 से 10 तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।